नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केबल एग्जाम। आज वीडियो आने में थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि उसका मेन रीज़न ये है, जो माइक का डिस्टरबेंस कुछ ज़्यादा हो गया था। माइक कनेक्ट नहीं हो रहा था लैपटॉप से, जिस मोडेम के थ्रू होता है, तो उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई थी। उसे अब रिजॉल्व कर लिया गया है। अब हम आज जो देखने जा रहे हैं पीटी 365 में न्यायपालिका देखने जा रहे हैं। जो विजन मैगजीन आई है, यूपीएससी करंट अफेयर की सबसे अच्छी मैगजीन मानी जाती है। उसमें मुद्दों दिए रहते हैं और साथ में जो तथ्यवार क्रम होता है वो भी दिए रहते हैं। तो हमने 3 पार्ट में इसको कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आप बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, केंद्र राज्य संबंध देखेंगे, एक टॉपिक और था वो देखेंगे। आज चौथा टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं वो न्यायपालिका है। न्यायपालिका को पढ़ने से पहले आप न्यायपालिका को की हेडिंग अच्छे से पढ़िए। इसमें क्या होता है, किस भाग में आता है, क्या-क्या कार्य होते हैं, कैसे नियुक्ति होती है, कौन इसका अध्यक्ष होता है, इन सबको एक बार में ध्यान रखेंगे तो आपको करंट जब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप जब न्यायपालिका से कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा कि मेरे नोट्स में क्या-क्या चीज़ लिखी हुई थी, मैंने करंट अफेयर में क्या पढ़ा था, मैंने वीडियो में क्या सुना हुआ था, ये आपको तुरंत याद आ जाएगा। इसीलिए जो हेडिंग है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि हेडिंग को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपके क्वेश्चन सही करने के चांसेस 90% सही हो जाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। न्यायिक नियुक्तियाँ। न्यायपालिका में पहला कार्य क्या आ रहा है, इसमें न्यायिक नियुक्तियाँ आ रहा है। हाल ही में न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र द्वारा अत्यधिक देरी के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार या तो उन नियुक्तियों को अधिसूचित करना चाहिए या विशिष्ट आपत्तियों का हवाला देते हुए उन्हें वापस भेजना चाहिए। मतलब कहना ये चाह रही है कि जो न्यायपालिका ने नोटिस भेजी थी केंद्र सरकार के पास कि आप न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाइए, तो वो संसद में ऐसा कोई कार्रवाई हो नहीं रही थी। तो उसके लिए अवमानना मामला की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये कहा, या तो जो हमने आपको अधिसूचना दी थी उसको वापस कर दीजिए, या फिर आप जो है उस पे कार्य करिए और जजों की नियुक्ति करिए। मामला ये है। अब देख लेते हैं इसमें जो बेसिक फैक्ट है वो क्या-क्या है जो हमारे नोट्स से मैच करते हैं। उच्चतम न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति, मतलब आप नियुक्ति से संबंधित प्रश्न मतलब कि जो नीचे बताया जाएगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति एक कोलिजियम प्रणाली के तहत होता है। संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 से क्रमशः 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए और 217 देखेंगे हाई कोर्ट के लिए नियुक्ति का प्रावधान करता है। कोलिजियम प्रणाली सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से विकसित हुई है। ये निर्णय 1981, 93 और 98 में 3 जजेस केस में हुआ था। मतलब कि 1981, 83 और 98 में 3 जजों को नियुक्ति से लेकर 3 केस हुए थे। इन केसों के परिणाम स्वरूप ये देखेंगे हम एक कोलिजियम प्रणाली आ गई है। कोलिजियम प्रणाली शब्द कोई संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से आई है, जिसमें आप देखेंगे कि कोलिजियम प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे और उनके द्वारा एक जजों की नियुक्ति का मतलब कौन जज नियुक्त होने चाहिए उसके लिए एक क्रमवार सारणी बनाई जाएगी और उसको जो है उसकी राष्ट्रपति को दिया जाएगा और राष्ट्रपति उस पर नियुक्ति करेगा। तो ये है कोलिजियम प्रणाली। याद रखिएगा, कोलिजियम शब्द कहीं भी संविधान में उल्लेखित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते, मतलब इसकी अध्यक्षता कौन बन करते कोलिजियम की, जो इस समय डी वाई चंद्रचूड़ साहब हैं वो नियुक्त मतलब कि उसकी अध्यक्षता करते हैं। और शीर्ष न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं, यानी कुल मिला के 5 लोग इसमें होते हैं। पहले ध्यान रखिएगा, जो कोलिजियम प्रणाली में 5 लोग होते हैं, उसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब आगे देखेंगे हाई कोर्ट कोलिजियम के अध्यक्ष संबंधित को हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होते हैं। मतलब कि जब देखेंगे हाई कोर्ट के कोलिजियम की अध्यक्षता में देखेंगे, जब हाई कोर्ट की नियुक्ति हो, हाई कोर्ट में जब न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो उसमें देखेंगे तो जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो उसमें उसकी कोलिजियम प्रणाली जो उसके मुख्य न्यायाधीश होंगे, जबकि 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के 7 सदस्य होंगे। मतलब कि हाई कोर्ट के कोलिजियम में देखेंगे तो 3 लोग होंगे और सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में 5 लोग आएंगे। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट है तो ज़्यादा टफ मामला होता है तो 5 लोग होते हैं। हाई कोर्ट लोअर देन मामला होता है तो उसमें 3 लोग होते हैं।
यह कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को अपनी सिफारिश भेजती है। मतलब ये क्या करती है, अब जो हाई कोर्ट की कोलिजियम रहती है, जो जजों की एक सारणी बनाती है कि इन जजों को नियुक्ति करना है, वो भेजेगी किसके पास, वो भेजेगी इसकी वेरीफाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास भेजेगी। और सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम क्या करेंगे, वो भेजेंगे भारत के राष्ट्रपति के पास। आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के माध्यम से होती है, और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। कहीं गलती से टिक मत करिएगा कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राज्यपाल के माध्यम से होती है, गड़बड़ी हो जाती है। थोड़ा जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करना है हमें। संबंधित हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव की शुरुआत हुई कोर्ट कोलिजियम हाई कोर्ट कोलिजियम करता है। हाई कोर्ट कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को अपना विचार भेजता है। हाई कोर्ट कोलिजियम में संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। बात वही है जो ऊपर हमने पढ़ी है। अब देखेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका क्या होती है। तो देखते हैं, प्रतिक्रिया ज्ञापन के तहत सरकार अनुशंसित उम्मीदवारों को इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच कराती है। मतलब कि आईबी से जांच होती है। मतलब कि जो भी जजों की नियुक्ति हो रही है, हाँ, जिसके लिए नाम बताया गया है, उसका क्या करती है जो सरकार होती है, सरकार उसका आईबी से टेस्ट मतलब कि जांच कराती है। इन लोगों में तो कोई फ्रॉड तो नहीं है, या तो किसी प्रकार से धोखाधड़ी से, या ये तुष्टिकरण का कोई काम तो नहीं करते, इस तरह का जांच होती है। सरकार कोलिजियम के पसंद के संबंध में आपत्ति उठा सकती है और स्पष्टीकरण मांग सकती है। मतलब जो सरकार है वो एक काम और भी कर सकती है। वो क्या करेगी, अगर उसको कोई नाम में लगता है, संशय है, तो वो उस नाम के लिए मना कर सकती है। मतलब कि मना करने की मना करने का तात्पर्य है कि आपत्ति कर सकती है कि अरे ये आपने कैसे इसको नियुक्त कर दिया है, और पूछ लेगी कि इसको नियुक्त करने का बेस क्या होता है। क्योंकि जो सरकारी काम होते हैं, जो भी कोई बड़े स्तर पे, छोटे स्तर पे जो भी सरकारी काम होते हैं, वो हमेशा पेपर वर्क होता है। क्योंकि अगर आपको किसी की नियुक्ति करनी है, किसी को पद से हटाना है, कुछ भी करना है या ट्रांसफ़र करना है, आपको उसमें लिखित प्रमाण देना पड़ता है कि हाँ, यह ये कारण है जिसके कारण मैं इस व्यक्ति को यहाँ नियुक्त कर रहा हूँ, इस व्यक्ति को यहाँ से स्थानांतरण कर रहा हूँ, इस व्यक्ति को इस पद से हटा रहा हूँ। तो इसे स्पष्टीकरण कहते हैं। क्योंकि हर चा जो अगर वो कोई भी जज क्यों उस कोलिजियम के माध्यम से आएगा, तो कोलिजियम को उसमें अपना निर्णय लिखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को मैंने क्यों नियुक्त कर रहा हूँ, तो वही स्पष्टीकरण माँगेगी। हालाँकि यदि कोलिजियम उन्हीं नामों को सरकार के पास फिर से भेजती है, तो सरकार उन्हें न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए बाध्य है। देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक आ गया यहाँ पास। अगर वापस से सरकार ने भेज दिया करे, मुझे इन व्यक्तियों के नाम पे शंका है, आप इसमें फिर से विचार करिए और स्पष्टीकरण देके मुझे वापस वापस कोई नए जज का नाम भेजिए। लेकिन कोलिजियम को उस पे स्पष्टीकरण उस व्यक्ति के नाम पर दे देती है, और वापस से कहती है यही वो व्यक्ति है, या इन्हीं व्यक्तियों को हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्त करना है, तो सरकार फिर बाध्य हो जाएगी। सरकार का जो ये बाध्य वाला कोलिजियम में है, ये याद रखिएगा। इसको इसलिए क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि उसमें लिख दें कि सरकार इनको दोबारा मतलब कि नियुक्त करने के लिए न्यायाधीशों को बाध्य नहीं है। लगेगा हाँ भाई क्यों नहीं है, जब आप डीप में नहीं पढ़े रहेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तो आपको लगेगा ही हाँ भाई क्यों मतलब कि इनको नियुक्त किया जाएगा। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन वाले पोर्शन है, इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से बनेगा, मैं फिर से स्पष्टीकरण कर दे रहा हूँ। ये एक पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। दूसरा आप देखेंगे कि हाई कोर्ट के कोलिजियम में कितने लोग होते हैं और कितनी सिफारिश होती हैं। सुप्रीम के कोर्ट के कोलिजियम में कितने लोग होते हैं, शीर्ष कितने लोग होते हैं, और ये कोलिजियम शब्द संविधान की किसी प्रणाली में ये आएगा। अब देख लेते हैं, ये हो गया। अब देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। उच्चतम न्यायपालिका में नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ न्यायाधीश यानी राष्ट्रपति के उद्देश्यों के लिए जितने न्यायाधीशों के परामर्श को उपयुक्त समझे, परामर्श के बाद की जाएगी। उसके बाद देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में हमेशा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लिया जाता है। ध्यान रखिएगा
कि जब भी किसी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है तो हमेशा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनसे आप परामर्श लिया जाता है। अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाएगी। करेगा नियुक्ति तो कहते हैं राष्ट्रपति, लेकिन उसमें 2 लोग के परामर्श मुख्य रहेगा। पहला परामर्श लिया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और दूसरा परामर्श जो लिया जाएगा वो राज्य के राज्यपाल से, जिस राज्य में वह नियुक्त होना है। अब आगे देखेंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में हमेशा उसे पारदर्शी किया जाता है। मतलब कि जो भी नियुक्ति होगी उसमें पारदर्शिता के बाद बात की जाएगी। अब देखते हैं उच्चतम न्यायपालिका में नियुक्ति से संबंधित न्यायिक निर्णय, मतलब कि जो जितने भी केस आए हैं ना उन पे, उनको संवैधानिक पद ये केसेस हैं। देखिए बहुत डिफरेंस है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हो सकता हो कोई ऐसा एक स्टेटमेंट डाल दे जो न्यायिक निर्णय से संबंधित हो, लेकिन उसमें लिख दे ये संवैधानिक प्रावधान है, तो वो ध्यान रखिएगा। हमें न्यायिक निर्णय और संवैधानिक प्रावधान को अलग अलग समझना है, क्योंकि पॉलिटी में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट में यही आते हैं और इसी में जो लोचा हो जाता है समझने में। देखते हैं, प्रथम न्यायाधीशवाद मतलब कि फर्स्ट जजेस केस देखेंगे, 1988 में आया था। एसपी गुप्ता मामले में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिशों को ठोस कारणों के आधार पर अस्वीकार कर सकते हैं। इस तरह इस मामले में न्यायपालिका को अधिक अधिकार प्राप्त हो गया। मतलब कि इसमें ये बोला गया कि पहला जो जजेस केस था 1981 में, इसमें बोला गया एसपी गुप्ता मामले में कि अगर राष्ट्रपति किसी को जो कोलिजियम के माध्यम से सिफारिश गई हैं उनको नियुक्ति नहीं करना चाहता है तो उसको ठोस प्रमाण देने होंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी मन का प्रमाण दे दिया, अरे मेरा मन नहीं कर रहा है ये वो नहीं, कोई बहुत ही ठोस प्रमाण देंगे तो ही नियुक्तियां जो है पर रोक लगाया जा सकता है। द्वितीय न्यायाधीश केस देखेंगे जिसमें आप देखेंगे 1993 में आया था। इसमें देखेंगे आप कि इसमें कोलिजियम प्रणाली की शुरुआत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजीआई की नियुक्ति में प्राथमिकता भूमिका दी जाएगी। मतलब कि इसमें कोलिजियम प्रणाली की शुरुआत हो गई थी, बस इतना ध्यान रखिए। द्वितीय केसवाद जो 1998 में आया था उसमें बताया गया था कि परामर्श मतलब कि कंसल्टेंट में देखेंगे शब्द के अर्थ से संबंधित है। इस वाद में मुख्य सवाल यह था कि क्या एकमात्र सीजीआई की राय राय अपने आप में परामर्श है। इसी के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम प्रणाली के काम-काज की दिशा निर्देश निर्धारित की थी। मतलब कि देखिए, पहले जो न्यायाधीश केस आया था 1981 में, उसमें ये बोला गया था कि कोई ठोस प्रमाण देना पड़ेगा राष्ट्रपति को कि किसी व्यक्ति की नियुक्ति हम क्यों ना करें। दूसरे में कोलिजियम प्रणाली स्टार्टिंग हो गई तो 1993 में केस में देखेंगे तो कोलिजियम प्रणाली की स्टार्टिंग हो गई। तीसरे वाद केस में देखेंगे जो 1998 में हुआ था, इसमें ये बता दिया गया था कोलिजियम कैसे कार्य करेगी, उसमें कितने लोग होंगे, किस तरह की सिफारिशें होंगी, ये सब इसमें तीसरे वाले में आ गया था। हो सकता है पूछ ले कि दूसरे जो न्यायाधीशवाद था उसमें सारे कोलिजियम की प्रणाली आ गई थी, तो गलत हो जाएगा। कोलिजियम की प्रणाली का पूरी रूपरेखा जो है तीसरे जो जज केस हुआ था उसमें आई थी। गला बैठ जा रहा है। अब है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। आपको पता होगा यह चर्चा का मुद्दा है। जैसे यूपीएससी होती है, यूपीएससी में होता है, मेडिकल में होता है, वैसे बहुत पहले से ये मुद्दा चला आ रहा है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी होनी चाहिए। उसी से संबंधित ये जो आर्टिकल आया हुआ है और यह इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। हाल ही में संविधान दिवस 26 नवंबर, आपको पता होगा 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट डेट हो गया, इसको मैं मार्क करना चाहूँगा यहाँ पास। समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों की भर्ती के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना पर विचार प्रस्तुत किया है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सभी राज्यों के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रीकृत करने के लिए एक सुधारात्मक प्रयास है।
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन। केंद्रीय न्यायिक सेवा का विचार पहली बार 14वें वित्त आयोग, आप देखेंगे 14वें विधि आयोग, सॉरी वित्त आयोग में पढ़ दिया। वित्त आयोग पैसे से होता है, विधि आयोग आप देखेंगे तो कानूनी परामर्श से होता है। आप ये कमेंट करके बताइए कि पहली बार मतलब कि आजादी से पहले पहला ऐसा कौन व्यक्ति था जिसको विधिक व्यक्ति के तौर पर नियुक्त किया गया, और वो किस चार्टर एक्ट के माध्यम से वह नियुक्त किया गया था, ये भी आप कमेंट करिए। विधिक आयोग 1958 में न्यायिक प्रशासन में सुधार पर रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, यानी कि 14वां जो विधि आयोग था उसमें आप देखेंगे 1958 में, सॉरी, उसमें पहली बार इस चीज की बात की गई कि आप अखिल भारतीय न्यायिक सेवा होनी चाहिए। संवैधानिक प्रावधान देख लेंगे। 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 312 एक के एक को संशोधित किया गया था। इस संशोधन के तहत संसद को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। वर्तमान में जिला न्यायाधीशों की भर्ती देख लेते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 233 और 234 न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, और ये नियुक्तियां राज्य आधिकारिकता अंतर्गत आती हैं। चयन प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग और संबंधित हाईकोर्ट द्वारा संचालित की जाती है, क्योंकि राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पैनल परीक्षण के बाद उम्मीदवारों का साक्षात्कार करते हैं और उनकी नियुक्ति का चयन करते हैं। वैसे ही जैसे लोक सेवा आयोग में होता है, ठीक वैसे ही प्रक्रिया होती है। अब देखेंगे निचली न्यायपालिका के जिला न्यायाधीश स्तर तक के सभी न्यायाधीशों का चयन प्रतिक्रिया सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है। पीसीएसजे को आमतौर पर न्यायिक सेवा परीक्षा के रूप में जाना जाता है। आप जानते हैं जो लोग एलएलबी की तैयारी करते हैं, एलएलएम करते हैं, वह अक्सर पीसीएसजे देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब तीसरा टॉपिक आप देखने जा रहे हैं कानूनी सहायता, यानी लीगल एड्स जो होते हैं वो देख लें, मतलब कि कोई व्यक्ति को कानूनी सहायता कैसे दी जा सकती है, क्या प्रावधान है, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कानूनी सहायता की कार्यप्रणाली की समीक्षा पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कानूनी सहायता देख लेते हैं क्या होती है। कानूनी सहायता का तात्पर्य उन गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करना है जो किसी भी अदालत में अपना केस को जारी रखने के लिए वकील की फीस का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा कार्य है ये, जैसे कोई गरीब है या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने लिए जो कानूनी सहायता नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन देखिए सब वकीलों की फीस होती है, महंगी फीस होती है। अब कोई गरीब व्यक्ति है, उसको अपना केस लड़ना हो, उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? ये गलत है। न्याय मिलेगा, क्योंकि नेचुरल जस्टिस भी ये बोलता है कि न्याय सभी के लिए एक मूल हमें कौन भारत में कानून। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जिला स्तर पर क्रमशः राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे जो राष्ट्रीय नालसा आपने सुने होंगे, बहुत ज़्यादा ये एक्टिव रहती है। ये संस्था बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, आपको पता होगा। नालसा आपने नाम सुना होगा। कई ज़्यादा ऐसे केस जो लोग, आप वो देखेंगे, वो ट्रांसजेंडर वाला जो केस आया था जिसमें कहते हैं ट्रांसजेंडर को अधिकार दिया गया था, वो केस नालसा ने लड़ा था, क्योंकि आप देखेंगे कि ट्रांसजेंडर के पास इतना मतलब उपयुक्त संसाधन नहीं था कि वह केस लड़ सके, तो उनके लिए नालसा आई थी। आपको याद होगा ट्रांसजेंडर केस हो गया, केस पुट्टा स्वामी केस हो, ये सब में नालसा आई थी।
तो जो राष्ट्रीय स्तर पर नालसा होती है, राज्य विधिक सेवा आयोग के लिए जो सालसा जो होती है वो राज्य के लिए होती है, जैसे राष्ट्रीय होती है उसे राज्य के लिए होता है। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी डीएलएसए डालसा होती है, वो आप देखेंगे कुछ जिला स्तर पे होती है कि जैसे कोई जिला हो गया, जैसे प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, अहमदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया। जब जिला स्तर पे जो कार्य होगा, उसमें जो होगा वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होगी। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर होगी तो नालसा होगी, राज्य के स्तर पर सालसा होगी और डालसा जो है आपका जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी। अब देखेंगे विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत लोक अदालत का आयोजन किया गया। ये अदालतें वैकल्पिक विवाद निवारण यानी एडीआर तंत्र का हिस्सा है। इन अदालतों में या मुकदमा पूर्व चरण में लंबित विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। यानी एडीआर जो होता है वो लोक अदालत का ही एक भाग होता है। ये कब से प्रारंभ किया गया? 1987 में प्रारंभ किया गया। गैर लीगल वॉलंटियर यानी पीएलवी एक शिक्षित व्यक्ति होता है जो जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने में विधिक सेवा प्राधिकरण एवं लोक अदालत की सहायता करता है। सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति इसे गरीब, वंचित और हाशिए पर रहने वाले लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की धारा 3A के तहत गठित किया गया है। एससीएलएसए के मुख्य संरक्षक में भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। सदस्य देखेंगे तो अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का कोई एक मौजूदा न्यायाधीश एवं 9 अन्य सदस्य होंगे। अब देखेंगे दिशा योजना, एक दिशा योजना है उसके बारे में देखेंगे। मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है दिशा योजना, पूछ लेगा दिशा योजना किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा। इस योजना को न्याय विभाग ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए लोगों के बीच जागरूकता का प्रसार करना है, साथ ही जनता के लिए सरलीकृत सूचना, शिक्षा और संचार की सामग्री विकसित करना है। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं। पहला है न्याय बंधु, निशुल्क निशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय फ्रेमवर्क तैयार करना है। टेली लॉ, जब सामान्य सेवा के माध्यम से जरूरतमंद और हाशिए पर स्थित लोगों को कानूनी सहायता के लिए वकीलों के पैनल को जोड़ना है। कानूनी साक्षरता और कानूनी जरूरतें कार्यक्रम समाज के कमजोर वर्गों को उनकी कानूनी अधिकारों और हक के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। ये आप देख सकते हैं कि सब जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे उन सब के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। 17 नंबर के लिए देखिए लीगल वाला लिखा हुआ है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। हाँ, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, दिशा योजना जो है इसके लिए है। दिशा योजना देखेंगे तो ये न्यायिक संबंधित क्रियाओं के लिए संबंधित है बस। अब न्याय मित्र योजना देख लेते क्या है। वर्ष इसे 2017 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य वादियों को कानूनी सहायता प्रदान करके 10 साल से अधिक पुराने लंबित अदालती मामलों का निपटारा करने में जिला न्यायालय को सहायता प्रदान करना है। सुप्रीम कोर्ट मध्यम आय समूह कानूनी सहायता योजना, इस योजना को सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया है। इसके तहत 60,000 प्रति महीना या 7.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की आय वाले मध्यम वर्ग के लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करनी। यानी कि हो सकता है पूछ ले सुप्रीम कोर्ट मध्यम आय समूह में बोल दे कि यह सालाना 1 लाख जो लोग कमाते हैं, सालाना जिनकी इनकम है उनके लिए है, तो ये गलत होगा। ये 60,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 7.5 लाख तक लगभग आ जाएगा सालाना, उनके लिए प्रारंभ किया गया है। अब ये देख लेते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में देख लेते हैं। ये कैसा है? सांविधिक निकाय है, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक निकाय है। इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में किया गया है। संरचना देख लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश इस प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
कार्यक्रम। और ये कार्य क्या होता है? यह समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करते हैं और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालत का आयोजन करते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत निम्नलिखित व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र हैं। ये है क्वेश्चन वाले पोर्शन। ये जो पोर्शन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि एक महिला या बालक, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य, औद्योगिक मजदूर, दिव्यांग व्यक्ति या कस्टडी के व्यक्तियों को आप देखेंगे इसके थ्रू सहायता मिलेगी। जो लोग कस्टडी में है और अपने लिए वकील नहीं कर सकते उनके लिए है। इसके अलावा वह व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम या उस राज्य द्वारा निर्धारित स्तर से कम है, सुप्रीम कोर्ट के मामले में 5 लाख रुपए हो जाती है। देखेंगे भारत में कानूनी सहायता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 39(1) देखेंगे तो ये क्या कहता है कि 39(1) किसमें आता है? भाग 4 में आता है, आपको याद होगा। नीति निर्देशक तत्व में आता है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, जब आप पढ़ें तो आपको ऐसे ध्यान होना चाहिए। हो सकता है कोई लाइन बनाए और लिख दे उसमें 4(1) लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। आर्टिकल 39(a) में कहा गया इसके प्रावधान में राज्य उचित कानून बनाकर या योजना के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कर सकती है। मतलब राज्य ऐसा कार्य कर सकती है, कोई योजना बनाकर, जैसे कि कर रही है। अब है देखेंगे अनुच्छेद 22(1) में डिटेंट किए गए जेल में बंद प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि के वकील से परामर्श करने या विधिक सहायता लेने का कानूनी प्रावधान है। इसमें स्पष्ट तौर पर कानूनी सहायता को मान्यता दी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या दी गई? कानूनी सहायता को मान्यता दी गई है। अब देखेंगे कानूनी सहायता से संबंधित न्यायिक निर्णय क्या है। एम.एच. बोस कोर्ट बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद 1978। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार सरकार का कर्तव्य है और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार के तहत आता है। इस बाद में कहा गया है एम.एच. बोसकोट बनाम महाराष्ट्रवाद 1978 में कहा गया है कि यह जो कानूनी अधिकार है लोगों का सहायता प्रदान करना। हुसैनार खातून बनाम बिहार राज्य 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कानूनी सेवाएं अनुच्छेद 21 के तहत न्याय संगत, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया का एक आवश्यक घटक है। अब देखेंगे मध्यस्थता अधिनियम 2023। मध्यस्थता से आप पढ़ेंगे तो कोई दो लोग के बीच मध्यस्थता ट्रिब्यूनल या कोई बनाने की बात हो रही है। इसमें लोगों को आपसी विवाद को खत्म करने के लिए बैठकर अच्छे से बात कर आपसी विवाद को खत्म किया जा सकता है, उसके बारे में इसमें बात होने जा रही है। चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में मध्यस्थता विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह विधेयक कानून बन गया है। इसका उद्देश्य भारत में मध्यस्थता को वैकल्पिक विवाद समाधान यानी एडीआर के एक पसंदीदा तरीके के रूप में बढ़ावा देना है। वैकल्पिक विवाद समाधान के बारे में देख लेते हैं। एडीआर अलग अलग तरीकों के बारे में बताता है जिसका उपयोग करके लोग बिना किसी सुनवाई के विवादों का समाधान कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक इसमें दिया हुआ भी देखेंगे। भारत में एडीआर को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अन्य कदम क्या है? भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 तथा मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 भी लागू किया गया है। ये वो इन्फोग्राफिक्स अभी देखेंगे। इसमें फिर आगे देखेंगे संस्थागत माध्यमों मध्यस्थताओं की सुविधा हेतु एनडीए
IAC की स्थापना के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 पारित किया गया है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 वाणिज्यिक विवाद के निपटान के लिए वाणिज्यिक न्यायालय का प्रावधान करता है। मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौता के लिए मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन एक यूनिफॉर्म और समझ फ्रेमवर्क है। अब 5 प्रकार के ADR होते हैं। पहले देखते हैं समझौता वार्ता पे। यह पारंपरिक रूप से संबंधित पक्षकारों और उनके वकीलों के बीच प्रत्यक्ष आधार पर संपन्न होता है। इसमें तटस्थ तृतीय पक्ष शामिल नहीं होता है। अब होता है मेडिटेशन। एक बहुत ही लचीली प्रक्रिया है। इसे विवाद के दौरान किसी भी समय प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आएगा आपका सहयोग कानून। इसके तहत सहयोगी कानून इसके तहत दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व एक सहयोगी वकील द्वारा किया जाता है और दोनों पक्षकार मुकदमा नहीं करने के लिए सहमत हो जाते हैं। अब उसके बाद देखेंगे हम मध्यस्थता। इसके तहत इसके तहत साक्ष्य को प्रस्तुति के बाद एक तटस्थ मध्यस्थता द्वारा निर्णय दिया जाता है, जिसे पंचाट भी कहा जाता है। अब सुलह देखते हैं। इसके तहत एक तटस्थ तृतीय पक्ष द्वारा संबंधित पक्षकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर बातचीत और समाधान के विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये 5 नाम ध्यान रखिएगा, जिसमें समझौता, मेडिटेशन, सहयोग कानून, मध्यस्थता और सुलह से संबंधित है। बस ये एक नाम थोड़ा लोगों को कंफ्यूज कर जाएगा, तो इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, बस और कुछ नहीं है। हम मध्यस्थता विधेयक 2023 की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र देख लेते हैं। मध्यस्थता को परिभाषित करता है, मतलब कि इससे पहले कानून नहीं करता होगा तभी तो ये आया, या तो उस कानून में कोई गड़बड़ी होगी 2019 वाले में। मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें मध्यस्थता मुकदमा, पूर्ण मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता, सामुदायिक मध्यस्थता, सुलह या समान अर्थों की कोई पदावली शामिल नहीं है। इसके तहत संबंधित पक्ष तीसरे व्यक्ति की सहायता से अपने विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इससे तीसरे व्यक्ति को मध्यस्थता कहा जाता है। फिर है मुकदमेबाजी से पहले स्वैच्छिक मध्यस्थता। संबंधित पक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सिविल या वाणिज्यिक विवादों का न्यायालय या किसी प्राधिकरण के पास जाने से पहले मध्यस्थता के जरिए समाधान का प्रयास करते हैं। मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद देख लेते हैं। केंद्र सरकार ऐसे मध्यस्थों की सूची में संशोधन कर सकती है। इस सूची में निम्नलिखित विवाद शामिल हैं: नाबालिगों या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों से संबंधित विवाद, दंडी यानी क्रिमिनल अपराध के अभियोजन से जुड़े विवाद, तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाले विवाद आदि हैं। फिर देखेंगे प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, देख लेते हैं क्या है। जब तक संबंधित पक्ष किसी अन्य तरीके से ऑनलाइन मोड से मध्यस्थता के लिए सहमत ना हो, तब तक मध्यस्थता संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय या समक्ष क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकरण के तहत होगी। मध्यस्थता किए जाने की समय सीमा क्या है, ये देख लेते हैं। इसमें 120 दिन के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस समय सीमा को पक्ष की सहमति से 60 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक पक्ष 2 सत्रों के मध्यस्थता से हट सकते हैं। न्यायालय से संबंधित मध्यस्थता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जानी चाहिए। उसके बाद देखेंगे भारतीय मध्यस्थता परिषद के बारे में देख लेते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होंगे, 2 पूर्णकालीन सदस्य होंगे और एक अंशकालीन सदस्य होंगे, 3 प्रदेश सदस्य होंगे। उसके बाद मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को परिभाषित किया गया है। यह मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को MCI द्वारा मध्यस्थता करने के लिए अधिकृत निकाय
एवं संगठन के रूप में परिभाषित करता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित सॉरी गठित प्राधिकार के मध्यस्थता करा सकता है। बाकी ये तीनों आप ये जो है आप नॉर्मली देख लीजिए, उसमें कुछ है नहीं है। इसका एक आप शॉर्ट वीडियो अपना खुद से नोट्स बना लीजिए, कितने लोग हैं, बस इससे कुछ नहीं। अगर आपको एग्जाम में अपना करंट अफेयर पूरी अच्छी तरह तैयार करना है तो आप एक बार ये वीडियो देखिए, दूसरी बार आप पीडीएफ डाउनलोड करिए और जो जो मार्क मैंने किया है या जो आपको लगता है और उसको सिर्फ ऐसे सिर्फ हेडिंग लिखिए कि ईडीआर के बारे में क्या नया है, 3-4 पॉइंट लिखिए। देखिए आपका रिवीजन हो जाएगा। उससे एग्जाम टाइम में क्या फ़ायदा होगा, आपको करंट अफेयर रिवीजन करने को आप झटके में तुरंत रिवीजन कर लेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपका ज़्यादा समय नहीं जाएगा। आप फिर पता चला आप पूरा प्रिंट निकलवाएं और बैठ गए पढ़ने के लिए, छाँट रहे हैं कहाँ-कहाँ, क्या-क्या है। आप 2 बार तो ऑलरेडी पढ़ लिए, एक बार मैंने पढ़ा दिया, एक बार आपने पढ़ लिया, तीसरी बार आपने लिख लिया, हो गया पूरा। अगर इतने में आना होगा आ जाएगा, अदरवाइज़ फिर नहीं आएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है। कैसा है? एक वैकल्पिक लोक अदालत क्या होता है? वो वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है। हाँ, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र में पारंपरिक अदालत प्रणाली से बाहर विवादों को सुलझाया जाता है। बस इतना ध्यान रखिए कि लोक अदालत में क्या होता है कि आप न्यायालय में ना जाके न्यायालय के ही बाहरी क्षेत्र में आप आपसी समझौते से इसको सुलझाते हैं मामले को। इस तंत्र ने न्यायपालिका पर मुकदमे के बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका, जाहिर सी बात है अगर आप बाहरी न्यायालय के बाहर समझौता कर लेंगे ज़्यादा केस नहीं होगा तो न्यायालय पर जो अतिरिक्त केस का बोझ है वो कम हो जाता है। त्वरित न्याय भी इसमें हो जाता है, त्वरित और अधिक महत्वपूर्ण न्याय भी हो जाता है। लोक अदालत से जुड़े मुख्य तथ्य क्या-क्या हैं? इसकी स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के माध्यम से की गई है। स्तर क्या है? इसका गठन अलग-अलग स्तर पर किया जाता है, अर्थात राष्ट्रीय लोक अदालत, राज्य प्राधिकरण, उच्च न्यायालय स्तर पर, जिला स्तर पर और तालुका स्तर पर, यानी कि सभी स्तर पर इसका इसका गठन किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर की लोक अदालत नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती है। इस स्तर पर एक ही दिन में पूरे देश में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। मतलब एक दिन चुना जाता है और उसी दिन पूरे देश में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। अब मोबाइल संचालन लोक अदालत का भी एक आयोजन है, मतलब मोबाइल के माध्यम से इसमें भी हो सकता है। हाँ, अब क्षेत्राधिकार देख लेते क्या-क्या है। लोक अदालत न्यायपालिका में लंबित विवाद, मामले या मुकदमे से पहले के चरण के मामले की सुनवाई करता है। अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामले, ये देख लीजिएगा कि सुनवाई से पहले की बात है इसमें। अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामले में सिविल मामले, वैवाहिक विवाद, भूमि विवाद, बँटवारा, संपत्ति विवाद, श्रम विवाद आदि ऐसे मामले को गंभीर प्रणाली में नहीं आते। मतलब जो सिविल मामले होते हैं वो जो है लोक अदालत में आप देखेंगे नॉर्मली आ जाते हैं। शक्तियाँ क्या हैं? लोक अदालत को वही शक्ति प्राप्त है जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय को मिली हुई है। इसके निर्णय अंतिम होते हैं और सभी पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होते हैं। इसके निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। देखिए, लोक अदालत में जो प्रश्न बनेगा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ बनेगा। आप खुद ही सोचिए ना, 1 मिनट रुकिए। आप खुद ही सोचिए ना, जब आप बाहर मध्यस्थता से स्वयं से आए हैं लोक अदालत में, लोक अदालत का तात्पर्य ये होता है कि चलिए मिल-जुल कर इस विवाद को समाधान कर लिया जाता है। तो आप स्वयं से आए हुए हैं। हाँ, अगर आप इसमें आप जो स्वयं से निर्णय करेंगे, आप इससे बाहर भी जा सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपका विवाद का समाधान, तो आप बाहर चले जाइए। लेकिन आपने कोई निर्णय ले लिया है लोक अदालत ने कि चलिए हाँ, इनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। हाँ, तो उसके बाद अगर आप कहते हैं नहीं, आपने खुद मंज़ूर कर लिया कि हाँ, लोक अदालत में जाना है, उसके बाद फिर उसमें निर्णय भी आपने ले लिया, उसके बाद फिर आप कह रहे हैं नहीं, अब आपका मूड सनका, नहीं मुझे नहीं, मैं इस अदालत की बात नहीं मानूँगा। तो ये अपने आप में अदालत की अवमानना मान ली जाती है। इसीलिए लोक अदालत के जो निर्णय होते हैं, उनको आप देखेंगे वो
जो ऊपरी अदालत में उसको वो नहीं दिया, मतलब कि चुनौती नहीं दी जा सकती है और ना ही आप जा सकते हैं। आपने लोक अदालत में स्वयं से आके आपने मध्यस्थता कर ली है, तो आप ऊपरी न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं और ना ही किसी न्यायालय में अपील हो सकती है। तो बस यही कहना चाह रहा, और ध्यान रखिएगा प्रश्न ऐसे ही बनेगा कि लोक अदालत के विरुद्ध तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या बोल बोल दे कोई ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मॉडल जेल अधिनियम 2023। यह बहुत ही चर्चा का विषय रहा था, क्योंकि भारत में अगर मान लीजिए एक जेल है तो उसमें करीबन आप देखेंगे 10 से 12 लोग हैं, जो अपने आप में एक मानवीय दशा को प्रदर्शित नहीं करता है, ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है कि जेल में जो कैदी हैं वो भी तो एक ह्यूमन है ना। तो इसीलिए यह अधिनियम लाया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने एक वित्तीय मॉडल जेल अधिनियम 2023 बनाया है। आज़ादी से पहले से लागू जेल अधिनियम 1894 के स्थान लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, अभी मैं इतना उत्साहित हूँ। ये पूछेगा जरूर कि जो अभी वर्तमान में जेल मॉडल आया है वह किस को प्रतिस्थापित करेगा। तो लोग इतनी दूर तक नहीं सोच पाएंगे कि जेल अधिनियम कब का था कब नहीं था। तो यही है, मतलब कि यही खास बात है पीटी 365 विजन मैगजीन की, कि वो ऐसे तथ्य जो ला के देता है जो एग्जाम में सच में पूछे जाते हैं। वो कोई ऐसे मैगजीन पढ़ के नहीं कि 4 लोग करंट उठाया और बना दिया, ऐसा नहीं करता है। वह पूरे कानूनी जो भी प्रावधान है उनको खुद की रिपोर्ट, कानूनी रिपोर्ट डाउनलोड करता है, उससे पढ़ता है, उस फिर समझता है कि क्या यूपीएससी में आ सकता है, तब जाके वो एक मैगजीन बनाता है। ये आ गए कि जेल अधिनियम 1994 का स्थान लेगा। मॉडल जेल अधिनियम 2023 के अंतर्गत कौन कौन से उपबंध शामिल है? अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करना, कैदियों को पेरोल व फॉलो पर रिहा करने और सजा की कमी के लिए प्रावधान करना। पेरोल किसी कैदी को शर्ते रिहाई करने की एक प्रणाली है। इसमें एक निश्चित समय अवधि के लिए सजा को निलंबित कर दिया जाता है। लंबित मामले के कारावास के मामले में कैदियों को फॉलोअर पर रिहा किया जाता है। किसी कैदी को दी गई फॉलोअर की अवधि को उसी उसकी सजा उसकी सजा में कमी के रूप में माना जाता है। जमानत का आशय किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त की अस्थायी रिहाई से है। जमानत उस अवधि के लिए दी जाती है जब मामला कोर्ट में लंबित हो या निर्णय को ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई हो। इसके लिए एक निश्चित धनराशि मामले के अनुसार न्यायालय में जमा करानी जाती है। अब आगे देखेंगे सुरक्षा और पुनर्वास करना, कैदियों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना तथा कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना और उनका कौशल विकसित करना। बेहतर शिक्षा और सुरक्षा के लिए महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग जेल की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। जेल प्रशासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रावधान किया गया है, जिससे उच्च सुरक्षा वाली जेल की स्थापना के लिए शामिल किया जाएगा। अब देखते हैं जेल सुधार समिति कौन कौन सी है। सर अलेक्जेंडर डक्यूट समिति 1919 और 1920 में आई थी, जब जिस वक्त भारत औपनिवेशिक काल में अपने जी रहा था। फिर आई थी मुल्ला समिति आई हुई थी। मुल्ला समिति कब आई थी? ये आई थी आपके 1980 से 83 के बीच। ये जो है पहला याद रखिएगा, जेल अधिनियम कब का था? 1894 का। जेल समिति कौन कौन सी थी? 1919 और 20 में आई थी सर अलेक्जेंडर ड्यूस समिति, और उसके बाद आई थी मुल्ला समिति 1980 में आई हुई थी। क्या क्या बात हुई थी, अन्य उपाय क्या क्या हैं, ये देख लेते हैं। खुले एवं अर्ध खुले जेल के लिए प्रावधान किया गया है। अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कैदियों की सुनवाई करने का प्रावधान किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है, जब भी अक्सर आप पिक्चरों में देखेंगे या वास्तविकता में भी ऐसा होता है, जो पिक्चर होती है वास्तविकता का ही स्वरूप होती है। कि जब जब कोई खतरनाक कैदी है उसको जेल से ले जा रहा है सुनवाई के लिए कोर्ट में, उसी दौरान कुछ गुंडे आए उसको लेके चले गए, तो इससे क्या होता था, उस बोझ बढ़ जाता था सबके ऊपर कि उनको पकड़ना है। तो इससे क्या होगा, अब जब संचार प्रौद्योगिकी बढ़ गई है तो उनकी सुनवाई जेल से ही कर ली जाएगी, तो उनके भागने का रास्ता ही बंद कर दिया गया है। जेल अधिनियम
1894 के साथ-साथ जेल कानून 1900 और बंदी स्थानांतरण अधिनियम 1950 की भी समीक्षा की गई है। इनके प्रासंगिक प्रावधान को मॉडल अधिनियम में शामिल किया गया है। जेल अधिनियम 1894 के बारे में देख लेते हैं। 1894 का जेल अधिनियम भारत में जेलों के प्रबंधन और उनके प्रशासन से संबंधित पहला कानून था। ये इंपॉर्टेंट टर्म से याद रखिएगा। हो सकता है लिख दे तीसरा चौथा कानून था, ये पहला कानून था। 1836 में लॉर्ड मैकाले द्वारा जेल अनुशासन समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही इस कानून को पारित किया गया। ये देखिए हिस्टोरिकल पर्पस से आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइन है, किसी बुक में नहीं मिलेगा, आप ढूंढते रह जाएंगे। ये इसी में मिलेगा क्योंकि जो जो संविधान जब अधिनियम लाया गया तो उसमें ये सब बातें लिखी हुई होंगी, वहीं से विजन मैगजीन ने लिया है। इस कानून के अनुसार जेल यानी प्रिजनर यानी कारागार वह स्थान है जिसका उपयोग कैदियों को स्थायी या अस्थायी रूप से कैद में रखने के लिए किया जाता है। इस परिभाषा में पुलिस कस्टडी यानी पुलिस थाने और सहायक जेलों को शामिल नहीं किया गया है। देखिए जेल जो 1836 में आया था लॉर्ड मैकाले द्वारा, और फिर जेल अधिनियम आया कहते हैं आपका 1896 में। उसमें बोला गया कि जो पुलिस कस्टडी है वह जो है आपका वह जेल के रूप में नहीं मानी जाएगी। इसमें कैदियों के लिए रोजगार, उनके स्वास्थ्य और उनसे मिलने हेतु आने वाले लोगों से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। मतलब कि जेल में जैसा पिक्चर में देखते होंगे आप, वहाँ जाके बढ़ई का काम कर रहे हैं, कालीन का काम कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, वो हो गया। कैसे मिलना है, मिलने की अवधि कितनी है, ये सब जो है उसी में बोला गया है, जो आप 1896 वाला देखेंगे। सॉरी मैं खुद ही भूल रहा हूँ, 1894 96 नहीं है। अब ये हो गया जेल से संबंधित संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय। देख लीजिए 7वीं अनुसूची में क्या है, देखेंगे जेल उन उनमें निरुद्ध व्यक्तियों यानी कैदियों को सूची 2 और प्रविष्टि 4 में शामिल कर राज्य सूची का विषय। जेल किसका पूछा जाए, जेल किसका विषय है, तो वो राज्य सूची का विषय है। जेलों व कैदियों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 39A में क्या बोला गया, इसमें अभियुक्त को निःशुल्क कानूनी सहायता सेवा प्रदान करने के संवैधानिक अधिकार का जो अभी ऊपर बात हुई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे तो क्या है, कैदियों का प्रवर्तन अधिनियम 2003, आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 भी है। उसके बाद देखेंगे कैदियों के अधिकारों के संबंधित न्यायिक निर्णय क्या क्या है। मोहम्मद गियासुद्दीन बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों की स्थापना और जेल के बंद कैदियों के इलाज की महत्वपूर्ण मंजूरी समर्थन की थी। अब उसके बाद है प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासनवाद 1980। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति के हाथ पैर को बेड़ों या जंजीरों से बांधने को नियमित बांधने की कोई अनिवार्यता नहीं है। पहले आप पिक्चर में देखोगे ऐसे ऐसे हाथ लेके आते थे, बेड़ियां बंधी रहती थी, तो उसको प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासनवाद में आप देखेंगे 1980 में, तो कहा था कोई ऐसा अनिवार्य नहीं है कि आप इसमें बांध ही दीजिए। अब है शीला बनाम शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद देखेंगे 1983 में। इसमें मिलेगा यह केस जेलों के बंद महिलाओं कैदियों के साथ होने वाली हिंसा यानी हिरासत में हिंसा से संबंधित है। मतलब इसमें जो महिलाओं के साथ हिंसा होती उससे संबंधित था। अब देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां जो है उनको देख लेते एक नजर में। अनुच्छेद 142 देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 142 के तहत किसी भी दंपत्ति के तलाक को सीधे मंजूरी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि यदि पति पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि अब वह सुलह होने की संभावित बची नहीं मतलब संभावना बची नहीं है, तब वह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत निर्धारित अवधि की प्रतीक्षा किए बिना ही सीधे तलाक की मंजूरी दे सकता है। नहीं पहले क्या होता था, 6 महीने 7 महीने के साथ रहने की मंजूरी दी जाती थी, उसके बाद तलाक होता था। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट ने
अनुच्छेद 142 के तहत ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट सीधा तलाक की मंजूरी दे सकता है। अगर बहुत ज़्यादा अनबन हो गई है तो सीधे तलाक हो सकता है। अनुच्छेद 142 से संबंधित न्यायिक निर्णय क्या है? 1 मिनट ये कट रहा होगा ये। प्रेमचंद गर्ग वाद 1962 में बोला गया है। इसके निर्णय में अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने की शक्तियों के प्रयोग के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन बनाम भारत संघ वर्ष 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामलों को अनुच्छेद 142 तहत व्यापक दायरे का उल्लेख करते हुए पीड़ितों को मुआवजा देने की बात की थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघवाद 1998 में कहा गया कि निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों को पूरक के रूप में है। इन शक्तियों को मूल कानून को बदलने या उसे प्रभावी होने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। ज़्यादा नहीं, बस खत्म हो गया है। 2 पेज और होगा, 3 पेज। 2 पेज और है। मैं जो सुर्खियाँ हैं इसको थोड़ा जल्दी से मैं कवर करूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब देखेंगे अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि वह 2 पक्षों के बीच ऐसी स्थिति पूर्ण न्याय करे जहाँ कभी-कभी कानून के विधान कोई समाधान नहीं दे सकते। अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्ति अपनी प्रकृति के व्यापक है। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग-अलग निर्णय के तहत इसके दायरे की सीमा को परिभाषित किया है। अब है एक मिनट वचन विबंधन का सिद्धांत। चलिए 1 घंटे में हो जाएगा। वचन विबंधन का सिद्धांत। अग्निपथ योजना से संबंधित एक सुनवाई में वादी यानी सिविल कार्रवाई में न्याय एक मिनट रुकिए सिविल कार्रवाई में आप सही दिख रहा होगा। सिविल कार्रवाई में न्यायालय जाने वाले पक्ष को बंधन का सिद्धांत का हवाला दिया गया। वचन विबंधन वचन विबंधन एक अवधारणा है जो सांविधिक कानून के रूप में विकसित है। यह सिद्धांत अनिवार्य रूप से वचनदाता को इस आधार पर एक समझौते के पीछे हटाने से रोकता है कि एक ऐसे औपचारिक फैसले में नहीं है। इसमें एक वादी द्वारा समझौते के निष्पादन की सुनिश्चित करने के समझौते के लिए किया जाता है। बाकी कुछ नहीं, इतना नहीं आएगा ये सब। ये क्या है? नार्को एनालिस्टिक टेस्ट जो है ना कि जो लोग को लिटा दिया जाता है और उस थोड़ा-सा नशीली दवाएँ देके उनके सर चुगलवाया जाता है, उसके मामले में ये है। हाल ही में दिल्ली की प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कथित आरोप का नारकोटिक टेस्ट कराने की मांग की है। नारकोटिक्स टेस्ट को सोडियम पेंथोल नामक दवा से संबंधित व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। सोडियम पेंथोल को तुथ सीरम भी कहा है। तुथ सीरम मतलब कि सच बोलने वाला, ट्रुथ। सेल्वी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य वाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि किसी भी व्यक्ति को नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफिक टेस्ट उसकी सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय निम्नलिखित मूल अधिकार को ध्यान में रखकर किया गया। अनुच्छेद 20(3) अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित। हालांकि नार्को एनालिसिस रिपोर्ट में न्यायपालिका को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के अनुसार यदि कोई अभियुक्त स्वेच्छा से कोई जानकारी प्रदान करता है, भले ही वह नारकोटिक टेस्ट द्वारा प्राप्त की गई हो और पुलिस अधिकारियों को पहले से पता चल चुके कि किसी तथ्य से उसका स्पष्ट रूप मिलना हो, तो उनकी जानकारी के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो आगे देखेंगे
न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई से अलग होना। सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायाधीश ने भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के एक पूर्व अधिकारी की याचिका पर सुनवाई से स्वयं को अलग करने से मना कर दिया है। इस मामले में हितों के संभावित टकराव की स्थिति में एक न्यायाधीश पक्षपातपूर्ण छवि से बचने के लिए मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग करता है, अर्थात वह मामले पर सुनवाई करने से बच सकता है अथवा स्वयं को उस मामले से अलग कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्वयं को सुनवाई से अलग करने से संबंधित कोई संहिताबद्ध नियम नहीं है। मामले से अलग होने का फैसला पूरी तरह से न्यायाधीश के विवेक पर है। यदि कोई न्यायाधीश किसी मामले से स्वयं को अलग कर लेता है तो उस मामले को किसी अन्य पीठ को आवंटित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाता है। अब है मामले की सुनवाई से अलग होने के दो तरीके हैं। स्वतः जहां एक न्यायाधीश एक मिनट रुकिए जहां एक न्यायाधीश स्वयं मामले की सुनवाई से बाहर हो सकता है। जब कोई पक्षकार किसी मामले में न्यायाधीश के पक्षपाती होने या उसके द्वारा किसी व्यक्ति हित को महत्व देने की संभावनाएं जताते हुए सुनवाई से अलग करने की याचिका दायर कर सकता है। तो जल्दी खत्म करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब है। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ये जो है आप अपने से देखिएगा, कोई इसमें मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं दिए हुए हैं ऐसे कुछ। फिर है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, मतलब कि जल्दी सुनवाई करने के लिए इस तरह के कोर्ट को आप मंजूरी 31 मार्च तक जारी करने की मंजूरी प्रदान की गई है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन कहिए तो एक बार देख लेते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन समय कितना हो रहा है, अभी है, अभी 1 घंटा नहीं हुआ, तो जल्दी से देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्डिंग में देख लेते हैं। एओआर भारतीय विधिक प्राधिकरण के वकील अधिवक्ता को अलग श्रेणी है। ये सुप्रीम कोर्ट के पंजीकृत होते हैं और उनमें उनमें ही वादी और प्रतिनिधित्व के रूप में सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक क्षेत्र में आते हैं। अधिवक्ता अधिसूचना को 2 प्रकार से किया जाता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखेंगे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की। ये इंपॉर्टेंट आ गया, देखा ना, पढ़ो तो बीच में इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं ये डेट इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है इसको 31 अप्रैल लिख दे, नहीं, आप ध्यान रखिए 31 मार्च होता है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना में एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना को 2019 में लॉन्च किया गया था। इस योजना में क्रियान्वयन कानून कानून के न्याय विभाग में आता है। बाकी ये दंड सोशल प्रक्रिया है। नारी अदालत है। नारी अदालत योजना मिशन शक्ति के तहत संबल उप योजना का एक हिस्सा है। यह महिला और विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। अब है न्यायिक विकास पोर्टल। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने एक न्यायिक पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल जिला व अधीनस्थ न्यायालय के लिए बुनियादी सुविधा विकास नामक एक परियोजना का क्रियान्वयन करता है, बस इससे संबंधित नहीं है। अब है जस्टिस क्लॉक। यह इलेक्ट्रॉनिक्स साइनेज साइनेज सिस्टम है। इसे हाई कोर्ट इसे हाई कोर्ट के न्यायालय परिसर में स्थापित किया जाएगा। यह पहल हितधारकों को न्यायालय से संबंधित प्रमुख मापदंड के बारे में जरूरी जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा यह न्यायालय से संबंधित डेटा के बारे में पर्याप्त सूचना प्रदान करता है। अब है न्यायालय में प्रौद्योगिकी, वही निजी अदालत में जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ई सॉफ्टवेयर जो आ रहा है, ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब पोर्टल पढ़ लीजिएगा, सॉफ्टवेयर ये सब देख लीजिएगा। अब है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है वो देख लेते हैं। इंडिया तीसरा संस्करण आ चुका है। इस रिपोर्ट में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा ट्रस्ट द्वारा इंडियन जस्टिस रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, दक्ष विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जैसे कई सामाजिक संगठनों और प्रतिवेदन के सहयोग से जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में प्रत्येक राज्य में मुख्य न्यायालय वितरण तंत्र, न्यायपालिका, पुलिस सेवा, विधिक सहायता को सक्षमवान बनाने और उनकी प्रगति का आकलन और उनकी रैंकिंग प्रदान करता है, बस इतना ही है। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा
वो देखेंगे। क्या है नेक्स्ट टॉपिक में? चुनाव, इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन तो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। किसी ने त्यागपत्र समय से पहले दे दिया, किसी को सेवानिवृत्ति और ज़्यादा बढ़ गई, चुनावी बॉन्ड आ गए, इलेक्शन का साल भी है ये लोकसभा के लिए। तो अपने आप में यहाँ जो जितने भी इलेक्शन संबंधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम हो गए, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको हम कब देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।